राजनीतिक दल या राजनेता सामान्यतः जब जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोप लगाते हैं तब शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि चुनाव आयोग ने उन आरोपों पर किसी बड़े नेता या पार्टी को नोटिस भेज दिया हो कि सबूत लाइए। लेकिन इस बार ऐसा हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़े मंच से, अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के मंच से आरोप लगा दिया कि पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 यादव और 20,000 मुसलमान के वोट काट दिए गए, जिसके कारण समाजवादी पार्टी हार गई और भाजपा जीत गई। बहुत ही स्पेसिफिक आरोप, सीधा आरोप, जात बता दी, धर्म बता दिया कि भाई इस जात के काटे, इस धर्म के काटे। अभी तक शायद इतना सीधा आरोप भी कभी नहीं लगा चुनाव आयोग पर। अब इतना सीधा आरोप जब लगा, और वो भी एक उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी के नेता के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के तरफ से, तो चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया और पूरी ताकत के साथ किया। चुनाव आयोग ने एक लंबी चिट्ठी भेजी अखिलेश यादव को और कहा कि आपने ये जो वक्तव्य दिया है, इसके पक्ष में साक्ष्य 10 नवंबर तक आयोग को दीजिए। बताइए कि 403 विधानसभा क्षेत्र है, वहां कैसे कैसे आपके पास क्या सबूत है जो ये प्रमाणित करे कि हर सीट पर 20,000 यादव और 20,000 मुसलमान का वोट काट दिया गया। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। संकट काल पैदा हो जाएगा, संकट काल। कई प्रश्न उठ रहे हैं। एक तो प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में 20,000 यादव वोट हैं? मेरी समझ कहती नहीं, हर विधानसभा में नहीं। क्या 20,000 यादव वोट कट जाए और हंगामा नहीं हो? मतदाता सूची जब प्रकाशित होती है तो समाजवादी पार्टी कहां थी? वोट बनाने का, फार्म भरवाने का जब बीएलओ के स्तर का काम शुरू होता है तब पार्टी के कार्यकर्ता कहां थे? 20,000 मुसलमान का वोट कट जाए और कोई चर्चा नहीं हो, कोई चूतक नहीं करे, और दूसरी उस चुनाव के नतीजे आ जाए, सरकार बने 6 महीने हो जाए, तब जाके समझ में आए कि वोट कट गए। नहीं, यह भी एक प्रश्न है बड़ा। वोट की प्रक्रिया जब चलती है, वोट बनाने की, मतदाता सूची में संशोधन की, तो सारे राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को पहले से निर्देशित करके रखते हैं कि सजग रहिए, सतर्क रहिए, सचेष्ट रहिए, अपने प्रभाव वाले या अपनी विचारधारा से जुड़ने वाले मतदाताओं के नाम उस सूची में हो, यह सुनिश्चित करिए। उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता? शायद इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा कि ना जी ना, बहुत हो गया, अब तो आप सबूत लाओ। अब सबूत दे देंगे तो क्या होगा? समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कल कि अगर हम सबूत दे देंगे तो क्या चुनाव रद्द माना जाएगा? ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, इस पर चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन अगर सबूत तो नहीं दे पाए तो क्या होगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है। उसने कहा है कि आपने समूची चुनाव प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं। तो दोनों बातें हैं। साक्ष्य नहीं दे पाए तो क्या होगा? और एक बार अगर चुनाव आयोग ने कोई नजीर सेट कर दी, तब शायद यूं ही राह चलते चलते चुनाव परिणामों के बाद वोटर लिस्ट पर ठीकरा फोड़ने वाला जो प्रचलन है, यह भी बंद हो जाए उसके बाद शायद।
अधिकार है चुनाव आयोग के पास, होता है नहीं होता है अलग की बात है। और एक दूसरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के सामने ये भी है कि मुलायम सिंह जी के युग के और मुलायम सिंह जी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान साहब फिर संकट में घिर गए, और इस बार संकट पिछली बार से भी ज्यादा है। जेल न सही, जेल नहीं, क्योंकि जिस हेट स्पीच के मामले में उनको 3 साल की सजा हुई उसमें जमानत मैंडेटरी है, तो जेल तो नहीं, लेकिन विधायकी चली जाएगी 6 साल, चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। तब समाजवादी पार्टी के लिए एक संकट इलेक्शन कमीशन, और दूसरा संकट आजम खान के ऊपर ये जो गाज गिरी है। जिस आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ ये मामला कोर्ट में लड़ा, उसने चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिख दी, भैया इनकी विधायकी जो है वो जल्दी यथाशीघ्र निरस्त करिए। आपको याद होगा आजम साहब के बेटे का जो विधायक थे अब्दुल्ला, उसकी भी विधायकी ऐसे ही तकनीकी मामले में गई थी। 2 आधार कार्ड या क्या 2 जन्मतिथि वाले मसले पर। तो क्या समाजवादी पार्टी के गृह गोचर थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं? दोनों तरफ से संकट, और संकट ऐसा जिसमें बहुत सरलता से रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने का। मुझे नहीं लगता कि कभी नेताओं ने सोचा होगा कि चुनाव आयोग भी पलट के ऐसे नोटिस भेज सकता है इस तरह के बयानों पे, कभी नहीं सोचा होगा। माना जाता था कि भाई चुनाव आयोग तो गाय है, वो शांत रहेगा, नेताओं को अधिकार है आरोप लगाने का। ये भी पहली बार ऐसे मैं सुन रहा हूं कि चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया कि प्रमाण लाइए और एक समय सीमा दे दी कि इस तारीख तक प्रमाण दीजिए, उसके आगे फिर कोर्स ऑफ एक्शन तय होगा। स्वाभाविक है। अभी तक बात गोल मोल कही जाती थी ताकि नेता भी जानता था कि कोई रट्टा नहीं फंसे, कोई कलेश नहीं लग जाए पीछे, ठीक। तो वो कहते थे हमारे समर्थकों के नाम उड़ा दिए, ऐसा मतलब गोल मोल जलेबी टाइप। आज तक मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी ये आरोप नहीं सुना कि किसी ने कहा कि ठाकुर काट दिए, बनिया जोड़ दिए, हिंदू हटा दिए, मुसलमान जोड़ दिए, इस टाइप की बिल्कुल ऐसी धारणा। इस बार अखिलेश जी ने मंच से कहा कि यादव और मुसलमान। आयोग ने कह दिया भैया सबूत लाओ 403 विधानसभा के। आपको लग रहा है मामला थोड़ा कैड़ा फंस गया? अभी तो झंझट रामपुर का ही चल रहा था, ये और कलेश आ गया। पॉलिटिकल पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो सत्यनारायण कथा में तो बैठते नहीं, खाली होते हैं। उनका काम होता है कि जब मतदाता सूची में संशोधन का नोटिस विज्ञापन निकलता है तो हर पार्टी एक चिट्ठी जारी करती है अपने ग्रास रूट लेवल तक के कार्यकर्ता को कि आ जाइए, फॉर्म भरवाइए, लोगों की मदद करिए, देखिए आपका कोई आदमी का नाम नहीं कट जाए, उसके परिवार के सारे लोग उसमें शामिल हों। ये नहीं करते। अभी नगर निगम के लिए यूपी में चल रहा है ना ये। तो अगर 40-40 हजार वोट कट गए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? मैं ऐसे ही व्यवस्था को देखता रहा, आज से नहीं, जब सब काम हाथ से होता था तब भी है कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, कहते हैं कि अमिताभ जी वो भैया भी हो गए 18 के, वोट बनना है उनका है। ये प्रक्रिया होती है, ठीक। वो बीएलओ से लेके एसडीएम तक के दफ्तर रोज संपर्क में रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि भांग पी के सो गए। सुनील रघुवंशी, क्या ऐसा संभव है कि 20,000 यादव और 20,000 मुसलमान किसी मशीन के जरिए, कोई सॉफ्टवेयर के जरिए कट जाए? क्योंकि सॉफ्टवेयर कैसे पहचानेगा कौन यादव है कौन मुसलमान? आजम खान साहब इतने हिस्से के चलते ही विधायकी जा रही है, बाकी कोई समस्या तो नहीं, इतने की तो समस्या है, बोल ज्यादा देते हैं, बिल्कुल वोकल कार्ड की समस्या है, लपिट के। मैंने उनको कई बार समझाया था कि थोड़ा कंट्रोल रखो महाराज, है। एक भाषण है जिसमें वो कह रहे कि एक अधिकारी के लिए कह रहे कि उसकी मां की कोख पर जाके लात मारो, कैसा कमीना पैदा किया। ये भाषा है, नप गए। बिल्कुल अमिताभ जी,
ये नहीं होना चाहिए। महर्षि पाणिनि ने एक श्लोक में कहा, मुझे याद आ गया तो बता दूं, उन्होंने कहा कि जैसे शेरनी अपने बच्चे को मुंह में दबा के, छोटा जब बहुत होता है बिल्कुल इधर से उधर ले जाती है, तो देखने वालों को कुछ भी लगे, लेकिन शेरनी इतनी सजग और सचेष्ट रहती है कि बच्चे के कहीं दांत ना लगे, उसकी सांस ना रुके। तो पाणिनि ने कहा कि जब बोलिए तो शब्दों के साथ इतनी ही सतर्कता बरतिए, बात आए लेकिन अभद्रता नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। क्या ऐसा संभव है कि किसी पार्टी के 20-20 हजार वोट एक विधानसभा, हर विधानसभा सीट में का क्षेत्र में कट जाएं और इस बात का इल्म उसको चुनाव के परिणाम आने के 6 महीने बाद, 180 दिन बाद हो? ये तो बहुत पहले। अभी मैं एक बात और कह दूं, आजकल नगर निगम के लिए वो चल रहा है फार्म भरवाने वाला काम, नगर निगम की सूची के लिए। रोज मुझे 4 लोग आते हैं फार्म देने, कहां तक टालूंगा? कहते सर वो आपके पास टाइम नहीं, बस 2 मिनट दे दीजिए हमको, है हम ही भर देते, आप दस्तखत कर दीजिए। अरे ये तो बड़ी बात कह दी भाई। अभी तक की बात तो ओवैसी के लिए कही जाती थी। मतलब ये तो कृष्ण, गोपी सिंह की पार्टी तो लग रहा कृष्ण कन्हैया हो गई, सारी गोपियां कृष्ण के ऊपर आ सकता है। बताइए क्या कह रहे हैं विकास जी? ये तो गंभीर मामला हो गया। खैर आएंगे आशीष जी से, उसका उत्तर बाद में लेंगे। मिश्रा जी, वोट कट जाता है तो भी अंत में एक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होता है कि भाई ये सूची है, इस पर चुनाव होगा, 3 दिन है, अभी भी कुछ कहना हो तो तुरंत आके तहसील में कह दो, एसडीएम क्या कह दो। क्या नहीं, वो इसीलिए होता है। मैं इस बात से खुश हूं कि जलेबी ना इधर से ना उधर से, सीधा तीर इधर से, सीधा तीर उधर से। अब झेलो भैया, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, जलेबी वाला युग चला गया। ओम प्रकाश जी के पास आता हूं मैं। उससे पहले एक बात और कह दूं, प्रैक्टिकल बात। उनने आरोप लगाया, वो जवाब देंगे, आयोग परखेगा जवाब, नहीं तो कार्रवाई करेगा, उसमें हमारा कोई मंतव्य नहीं। लेकिन एक बात है, एक पत्रकार के नाते, अब पिछले 5, 7, 8 साल से ये व्यवस्था हो गई कि छोटी से छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर बूथ पर 2-4 कैमरा समेत टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहती है, ठीक। और हर वोटर इतना चैतन्य हो गया क्या उसको कोई समस्या होती है वो तुरंत कहता है कि भाई आज तक वाले बुलाओ, उसके कैमरा के सामने बताता कि देखिए साहब मेरा वोट काट दिया, ये मैं इस मोहल्ले में रहता हूं। क्या? तो अगर 40,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी कटा होता, 40,000 गुणे 403, भैया जोड़ के देखो कोई जिसके पास मोबाइल में वो कैलकुलेटर, कितना वोट कट गया। हाय 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 मच गई होती पूरे देश दुनिया में। ओपी सिंह जी भाई, एक तो मसला ये कि अखिलेश जी ने कहा कि जीत छीनी गई है, छल से हासिल की गई है, एक। और दूसरी बात ये विकास बाबू ने कह दी कि मामला फिक्स है। दोनों बातें बड़ी हैं। ये मामला फिक्स भी पहली बार आया, अभी तक ये मामला बीएसपी के लिए आता था, बीएसपी और आपका है। कुछ लोग कहते थे ओवैसी का मामला आपसे ठीक है, फिक्सिंग है। ओवैसी कहते भी थे कि मैं लैला हूं। अब ये नया आ गया कि भाई अखिलेश यादव और आपकी फिक्सिंग है। मैं 2-3 बुनियादी छोटे छोटे सवाल लेके आशीष जी के पास चलूंगा, उनका उत्तर लूंगा, ताकि बहस फिर आगे एक सार्थक ढंग से चले। एक आशीष भाई, ये बात अखिलेश जी को सोचनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों नहीं सोची वो जाने। समाजवादी पार्टी के 200 बड़े नेता जो सांसद विधायक रहे हैं कभी, या जिलाध्यक्ष रहे, ठीक, वो जिन बूथों पर रहते हैं उनका मकान है, वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता कि वोट काट दे ना। अब साहिब मंजूर जहां रहते हैं, जहां उनकी हवेली, वहां तो नहीं वोट काट देगा कोई। वहां सपा को वोट क्यों नहीं मिला, एक प्रश्न खड़ा होगा। दूसरा एक ऐसे छोटा सा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र, मुझे पता नहीं, लेकिन ना हजारों की संख्या में बूथ होंगे,
हर बूथ पर 2-2 4-4 6-6 पन्ना प्रमुख है, शायद एक के पास 50 देते हैं नाम, तो लाखों में पहुंच गए पन्ना प्रमुख। कोई संस्था, अगर उनकी बात में सच मान लूं आपकी पार्टी की, कोई संस्था कई लाख लोगों से हेरा फेरी की साजिश में कई लाख लोगों को शामिल कर सकती है? क्या यह प्रैक्टिकल है कि सारे पन्ना प्रमुखों को मोबाइल पर लिया जाए और उनसे कहा जाए कि भाई हाँ लाओ नाम कटवाओ, तो कई लाख तक मामला पहुंच जाएगा आशीष जी? नहीं। और दूसरी बात, आप आजमगढ़ में तो वोट अध्यक्ष जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी आपके, और रामपुर परम प्रतापी आजम खान साहब की, ठीक, वहां तो उनका सिक्का चलता है, मेरा देखा हुआ है। वहां चुनाव में कैसे हारे? ये थ्योरी जो मेरे मित्र आशीष जी कह रहे हैं, ये इसलिए यहां एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि 2 चुनाव और हुए, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अनुलोम विलोम करा दिया, सारी धारणाएं ध्वस्त कर दी, घोल के पी जाओ धारणाएं और नई धारणाएं लिखो। जब से चुनाव शुरू हुआ भारत में, तब से आजमगढ़ में मुसलमान यादव, मुसलमान प्लस यादव, यही मेजॉरिटी रही, यही डिसाइड करती है आज भी, ठीक। जाके गूगल चेक कर लेना, मुझे अपनी स्मृति पर कभी भ्रम नहीं रहा, ठीक। वहां चुनाव कैसे हार गए? निरहुआ आपने आपको हराया कैसे? 52% से अधिक मुसलमान रामपुर में, वहां चुनाव कैसे हार गए? 52 के बाद तो कोई हेराफेरी हो ही नहीं सकती ना, सारे जगलर एक साथ खड़े हो जाओ, फिर भी 49-51 का खेल है या तो 52। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के अवधारणाएं बदल गई, वो पुरानी वाली मुलायम सिंह जी के आरंभिक काल वाली। आजमगढ़ ने और रामपुर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को शीर्षासन करा दिया, पांव ऊपर सर नीचे। ये मतलब विकास जी, क्या ये अगर यही बात कहनी थी तो ये ज्यादा अच्छी और सुसंस्कृत और लोकतांत्रिक बात रही होती कि आरोप यहीं तक लगा छोड़ दिया जाए कि भाई हमको लगता है मतदाता सूचियों में घपला हुआ है। नहीं, जब आप उसको जात और मजहब पर ले आके स्पेसिफिक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई शेड्स जुड़ जाते हैं और एक अजब किस्म की परिस्थिति पैदा हो जाती है, जिसके चलते मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। वरना राजनेताओं के वक्तव्यों पर मैंने चुनाव आयोग को कभी नोटिस भेजते ही नहीं देखा। अरे चुनाव में नेता इतना गदर काट देते हैं, वहां तो चुनाव आयोग कुछ करता नहीं, जाने क्या क्या बोल के आते हैं। नहीं तो चुनाव के 6 महीने बाद के बोले पर कौन नोटिस भेजेगा? मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में भी हैं और अनुसूचित जाति के संवर्ग में भी हैं, जिनके साथ ऐसा कोई धोखाधड़ी हो भी सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां अभी तक विकास की बहुत रोशनी नहीं पहुंची। कुछ समूह हैं ऐसे हमारे समाज में, ठीक जी। लेकिन भाई यादवों का कोई वोट काट ले, ऐसा बीएलओ हमें तो कोई नहीं दिखता यूपी में। गिरा के कूट नहीं दिया जाएगा बीएलओ? बताओ भैया, बीएलओ कूट दिया जाएगा कि नहीं? उसकी साइकिल छीन ली जाएगी कि नहीं? जो बात सुनील अरकवंशी कह रहे हैं मैं उसको और क्लियर कर दूं कि भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बाकी जो समाज है हमारे यहाँ, वो हजारों किस्म की जाति गोत्र उपजातियों में बटा है, उनके मन पर भी एक दूसरी धारणा पैदा होती है जब वो देखते हैं कि भाई मंच से 2 ही बच्चों के सिर पे हाथ रखा तो बाकी को तो बल्दियत मिली नहीं, वो अनाथ होकर समझेंगे अपने को। भाई जब आप मंच से ये कहोगे कि हमारे 2 तबकों के वोट काट दिए, यादव और मुसलमान, 20-20 हजार, तो जो बाकी है 5-6 हजार जाति उपजाति गोत्र समूह समाज के, 1 मिनट का समय दीजिए। वो कहां जाएंगे? 2 तरह के लोग राजनीति करते हैं। एक वो बनती है ना फलों की डलिया, ओपी सिंह जी जो होली दिवाली ले जाते हैं गिफ्ट करने लोगों के यहाँ, है उसमें अंगूर चीकू सेब संतरा सब होता, केला, है ना, लेकिन बीच में एक बड़ा फल रखना पड़ता है, नहीं तो बंधे नहीं दलिया, टिके नहीं, ठीक ना। वैसे ही पार्टी है,
उत्तर प्रदेश में भाजपा है और सपा है अभी, पिछले चुनाव को आधार करके कह रहा, कोई अन्यथा मत लीजिएगा। ये दो सरकार बनाने की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियां हैं, अपने साथ इनको अंगूर चीकू जुटाना होता है। ठीक, भाजपा अब उससे आगे निकल गया, उसको बिना अंगूर चीकू के भी वो अपना काम चला लेगी, लेकिन सपा को अंगूर भी चाहिए, चीकू भी चाहिए, अनानास भी चाहिए, केला भी चाहिए, संतरा भी चाहिए, तब जाके सरकार बनेगी। ठीक, आपके पास उतना वोट नहीं कि आप अकेले बना लो। तो बैलेंसिंग फोर्स वाले लोग खालिश जात की राजनीति करें तो भी फलते फूलते हैं। वो डील ही मेज पे ऐसे करते, भाई 1.5% हमारे पास है, बताओ 1.5% का क्या लगाओगे, बात खत्म। लंबी बात ही नहीं करते 33%, वो कहते 1.5% हमारे पास है, हम आपको दे देंगे, बताओ क्या लगा रहे हो रेट। यही बात है, ऐसी डील है। लेकिन सरकार बनानी है तो 25-30% अपना तो चाहिए। ओपी सिंह जी, ये इस रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव के बाद, उसके नतीजे के बाद मुझे लगता ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए थी, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ वहां तो एक एक घर आपका जाना पहचाना, 10 बार सांसद रहे, अरे विधायक रहे आजम खान वहां से। कोई घर ऐसा है जिसको वो नहीं जानते, वहां कोई वोट काट जाएगा? या आजमगढ़ जहां से नेताजी रहे, अखिलेश जी रहे, दुर्गा बलराम रमाकांत सब वहीं, शिवपाल चाचा जीते जसवंत नगर से बहुत बड़े मार्जिन से, वहां भी यादवों का, वो भी वेटिकन सिटी ऑफ यादवा है इलाका। करहल से अखिलेश जी जीते अच्छे मार्जिन से, वो भी यादव बहुल इलाका है। लेकिन इतने यादव नहीं, 20,000 कट जाए फिर भी आप जीत जाओ ना, ऐसा इतनी भी कहीं नहीं है, समझना होगा। मैं एक प्रश्न सबसे उत्तर लूंगा, मिश्रा जी से शुरू करिए कि मिश्रा साहब छोटी छोटी टिप्पणी। अखिलेश जी को साक्ष्य देने होंगे 10 नवंबर तक। सामान्य समझ कहती कि इस तरह के आरोपों के साक्ष्य होते ही नहीं। ठीक, एक 403 छोड़ो, 3 सीट का कोई नहीं दे सकता भाई गला। ठीक, कौन 20,000 लोगों 40,000 लोगों से एफिडेविट लेके आएगा क्या मेरा नाम कट गया? आपको क्या लगता है? ये एक सेकंड, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, सब लोगों के लिए एक वही प्रश्न है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग ने इतने कड़े शब्दों में पलटवार किया और कहा प्रमाण लाइए, एक तारीख के अंदर अंदर हाजिर होइए। अगर सारे साक्ष्य से नहीं दे पाई पार्टी, क्योंकि हम भी जानते, आप भी जानते, कहने को प्रवक्ता कोई बोल सकता है कि हम साक्ष्य दे देंगे, ठीक है, लेकिन वो बकलोली है, साक्ष्य तो संभव नहीं इस तरह के आरोपों के। भाई कोई आदमी ये कहे आकाश से पाताल तक भ्रष्टाचार है, तो इसका साक्ष्य कौन दे पाएगा? माइकल लाल नहीं ना, कोई दे सकता नहीं। कोई स्पेसिफिक बात बताओ, समझ में आती। उन्होंने तो कह दिया 403 गुणे 40,000। आशीष जी, क्या पार्टी ने इस बात पर चिंतन किया कि अगर साक्ष्य नहीं दे पाए, भरोसेमंद साक्ष्य, तो क्या स्थिति बनेगी? राम लखन यादव नाम नहीं है, पिछले में था, इसमें नहीं, उदाहरण दे रहा हूं। ठीक, आपने उनको जोड़ के दे दिया आयोग को। बीजेपी वाले राम लखन यादव से मिले, बोले जी ये तो बरेली में नाम दे दिया है, तो शाहजहांपुर में नौकरी कर रहे हैं, यहाँ वोट बन गया इनका। बिल्कुल। तब क्या होगा हरवंशी जी? देखिए, क्योंकि 5 सेकंड, 5 साल बाद, अगर 5 साल वाली 5 साल पहले की चुनाव लिस्ट चलनी हो, वोटर लिस्ट, तो इतनी कवायद करोड़ों रुपए सरकार क्यों खर्च करती है वोटर लिस्ट अपडेट करने में? मैं तो व्यावहारिक सच जानता हूं, बाकी तो कानून की किताब में क्या लिखा कानून वाले जाने। पहले मैं वैशाली सेक्टर 6 में रहता था, तो पहले मेरा वोट इस घर के सामने एक स्कूल था, वहां पढ़ता था। उसके बाद एक KR मंगलम करके स्कूल खुला हमारे घर से दूर, वहां शिफ्ट हो गया, वहां चले गए वोट डालने। कोई बर्फ पड़ रही थी कि युद्ध यूक्रेन में थे? अजब बात है। और हम करें सारी बातें बूथ पर जाके नहीं पता लगती हैं, ये महीना भर पहले पता लग जाता है भैया कि लिस्ट में किसका नाम है किसका नहीं है, कौन किस बूथ पे वोट डालेगा। तो महीना भर कबड्डी खेल लेते सब लोग। अब जो ज्ञान दे रहे हैं सारे लोग, वो महीना भर कबड्डी खेल लेते क्या? के ऊपर डिपेंड करता है।
क्या वो महीना भर आप कबड्डी खेल रहे थे? आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, दूसरा, पर उसको चुनाव आयोग नहीं मानने को तैयार है, तो दूसरा आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, दूसरी बात, जो लोग, मेरा व्यवहारिक अनुभव फिर बोल रहा है, जो सफेद कुर्ता पहनता है उसमें अगर कलप लगा है तो और अच्छी बात है, नहीं लगा तो भी उसका थोड़ा कद तो समाज में होता ही है। कुर्ता पहने और मान लो कलप लगा तो और रंगबाजी हो जाती है। बीएलओ कौन होता है? ओपी सिंह जी, बीएलओ कौन होता है ये हमको भी पता, आपको भी पता। वहां टीएन शेषन तो आते नहीं है, चौरी चौरा में टीएन शेषन आते हैं रजिस्टर हाथ में लेके, नहीं ना। और बीएलओ कौन होता है हम भी जानते हैं, आप भी जानते। कड़क कुर्ता पहने आदमी बीएलओ के दबाव में आएगा? अगर साक्ष्य नहीं दिए जा पाए, साक्ष्य दे दिए समाजवादी पार्टी ने तो स्वाभाविक है इलेक्शन कमीशन की साख दांव पर लग जाएगी और बुरी तरीके से प्रभावित होगी उसकी छवि। लेकिन अगर साक्ष्य नहीं दे पाए, 403 में पर कॉन्स्टिट्यूंसी 40,000, 20,000 यादव, 20,000 मुसलमान, तो क्या दंड विधान बनेगा? मैं एक दो बातें और जो प्रैक्टिकल मेरे उसमें आई हैं, एक पत्रकार के नाते जो मैं चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ता हूं, जितना जुड़ पाता हूं उससे जो जानता हूं, अब वोट अपडेट कराने के तमाम रास्ते हैं, पहले जैसा नहीं है क्या? और किसी की कृपा और किसी की अनुकंपा का खेल तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। चूल्हे में जाए, कोई एलो भी एलो हो। मेरी बात से राजनीतिक कार्यकर्ता सहमत होंगे कि ऑनलाइन वोट भी बन रहा है। अर्कवंशी जी, क्या बन रहा है ना? चुनाव के कार्यकर्ता क्या करते हैं? पार्टी कार्यकर्ता भाई वो खाना खा के सो रहे हैं, सोए चुनाव भर। अरे हम कह रहे जो बात विकास कह रहे थे कि नहीं वो केवल बीजेपी वालों कुर्ता पहचानते। अच्छा चलो ठीक है, एक मोबाइल कंप्यूटर तो किसी का कुर्ता नहीं पहचानता। अर्कवंशी जी, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। तब कंप्यूटर में तो कुर्ता नहीं दिख रहा। जोगर ये बयान इस तरीके जो दिया है उन्होंने, मैं एक बात नहीं समझ पाया। नहीं, भाई हमारी जो हार का कारण हुआ है वो हमारे समाज का जो सर्व समाज है उस समाज का वोट ठीक सुनिए, रुकिए भाई, रुकिए। 100 दूसरी बात जो कही गई, ये जो मास स्केल पर वोट काट दिया गया, ये वोट के सिलसिले में जेनोसाइड समझ लो। आशीष बाबू, उतने भयंकर है विधानसभा में 40, बाप रे बाप, हाहाकार हो जाए, तांडव हो जाता, कलेक्टर का घर घेर लेते लोग, किसी बात कर दी। और ऐसा नहीं 150 लोगों के तो मैं मुंह से नाम गिना दूं जिनके यहां किसी का कुर्ता नहीं चल सकता, वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, उनकी एक हैसियत है। उत्तर प्रदेश में ऐसे डर के डुबक गए कि वोट नहीं बनवाएंगे। और हम आपकी बात सच मान लें तो प्रमाण तो देना होगा ना। मैं इस नोटिस से, इस बात से संतुष्ट हूं, पत्थर मारना ठीक नहीं। प्रमाण है तो बोलिए, दीजिए प्रमाण। जिस चुनाव आयोग के चुनाव की व्यवस्था में आपने 111 सीट पाई, आप उन 111 सीटों को भी लांछित कर रहे हैं। यानी वो भी विजय फिर संदिग्ध हो गई। भारत में हर राज्य में सरकारें बदलती हैं, केंद्र में सरकारें बदली, इतने प्रधानमंत्री बने, इसी चुनाव आयोग, इसी व्यवस्था, इसी नियम कानून के तहत ये मानसिकता बदलनी चाहिए राजनेताओं को कि मेरी सरकार बने तो इलेक्शन पाक साफ, मेरी नहीं बनी तो 100 कलंक है इलेक्शन में। आशीष बाबू, ये ठीक नहीं है। मैच है ओलंपिक का, हम ही मेडल जीते जरूरी नहीं ना। अगर नेता लोगों की वाली भावना खेल में चली जाए तो ओलंपिक का बैंड बजा दो आप लोग तो कि भाई हमें स्वर्ण नहीं मिला, बोले घपला हुआ। कौन फिर आपसे भले कोई कहता रहे भाई आपने तो ये ऊंची कूद की नहीं, फिर स्वर्ण क्यों चाहते? बोले नहीं हमें स्वर्ण नहीं मिला, इसका मतलब ओलंपिक जो है वो वाइज्ड है, लो कर लो बात। ऐसे तो नहीं चलेगा ना देश में।
और रामपुर और आजमगढ़, उन दो के बारे में तो चिंतन होना चाहिए ना। और अगर आशीष बाबू, अगर आपकी पार्टी की चुनावी व्यवस्था इस कदर अस्त व्यस्त हो गई कि आजम साहब के इलाके में 40,000 वोट कट जाए, किसी को की नींद ना टूटे, अखिलेश जी के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कट जाए, 10 विधानसभा सीटें हैं, 40,001, 4 लाख वोट कट गया अखिलेश जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आजमगढ़, और पता ही नहीं लगा आप लोगों को। तब तो प्रणाम करना पड़ेगा, नहीं तब तो प्रणाम बनता है कि आपके प्रति प्रणाम किया जाए। राहुल गांधी जहां चुनाव लड़ा वहां 4 लाख वोट कट जाए और विकास श्रीवास्तव को पता नहीं लगे, और 6 महीने बाद जाके क्या कहेंगे नहीं अमिताभ जी घपला हुआ, एक बहस कराओ। और आपको पता नहीं था राहुल गांधी आज चुनाव लड़ते, भाई वहां तो आप सजग रहते। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, आपके फार्मूले से 4 लाख वोट कट गया, 4 लाख वोट। अरे भाई साहब, धरना प्रदर्शन हो जाता, हाय हाय हो जाती, जब कितने बीएलओ कूट दिए जाते, कितने राउंड गोली चल जाती। आजमगढ़ का मिजाज भी थोड़ा अच्छा ही है तब। और आजम साहब ने मालूम तर्क क्या दिया था आशीष बाबू चुनाव हारने के बाद, कहा कि अरे जनाब, रामपुर में जब 52% मुसलमान है तो हम चुनाव कैसे हार गए, इसका मतलब घपला हुआ। यह तर्क कोई स्वीकार कर सकता है क्या मिश्रा जी? इस तर्क का तो कोई मतलब लोकतंत्र में मतलब ही नहीं भाई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, आप क्या लाए? अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। ये क्या बात हुई कि यहां 52% मुसलमान है इसलिए हम कैसे हार सकते हैं, इसका मतलब चुनाव खराब। यही लिख के देंगे क्या आयोग में? तब निश्चित तौर पर मुकदमा हो जाएगा अगर ये लिख के दे आए। कोई ये कह सकता है, विकास जी कहें कि इस मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लाख काइस्ट हैं, मैं चुनाव कैसे हारा, इसका मतलब चुनाव गलत है। क्या बात है यार, कोई तर्क है? ओपी सिंह का इतने ठाकुर है, हम कैसे हार गया? नहीं, ढूंढिए कि आपके जो तथाकथित आपके लोग हैं, क्या उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिया? और जहां दिया होगा वहां आप जीते होंगे। 111 सीटें भी कम नहीं होती मित्र। लोकतंत्र का मान बनाए रखिए, ताकि कल जब आप सत्ता में आए तो गर्व से कह सके आपका कार्यकर्ता कि हम एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के तहत भारत के उत्तर प्रदेश के जनादेश से जीत कर आए। आप इस पिछली जीत को कलंकित बताएंगे तो अगली अगर आपकी जीत हुई तो दूसरे उसको कलंकित बताएंगे। तब मैं इसलिए भारत के लोकतंत्र को, भारत की चुनाव प्रक्रिया को हमेशा पवित्र मानता हूं। ममता बनर्जी जीते तो अच्छा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जीत जाए तो गलत, ये मैं नहीं कर सकता ना। मेरे पास विवेक है, निष्पक्षता है। लालू यादव की सरकार बन जाए तो जनादेश दूषित हो जाए और अरविंद केजरीवाल की बने तो पवित्र हो जाए, यह भी संभव नहीं। भारत की जनता वोट देती है, उस वोट से निकली हर सरकार मेरे लिए पवित्र है। बाकी काम जैसा करती है वैसी टिप्पणी करूंगा, लेकिन यह मत कहिए कि सरकार हमारी बन चुकी थी, पास्ट टेंस में चले गए, छीन ली गई। ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा हलवाई की दुकान से रसमलाई पैक करा के ला रहा था, रास्ते में कोई मिल गया, छीन ले गया। ऐसा होता है क्या?